नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मौजूद हैं ओलंपिक भवन में और हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ शर्मा जी। आप गोवा में जो नेशनल गेम्स हो रही हैं, उसके चेयरमैन हैं। सर, थोड़ी-सी हम जानकारी चाहेंगे कि जो नेशनल गेम्स होने जा रही हैं, उसकी डेट्स अभी तक ऑफ़िशियली हमें कहीं ऐसा पता नहीं लगा, कुछ डेट्स ऑफ़िशियली अनाउंस हुई हैं? देखिए जो नेशनल गेम्स 37th एडिशन गोवा में होने जा रहा है। उसका जो डेट्स का चयन किया गया है वो है अक्टूबर और नवंबर। ये डीओसीज को इंटीमेट कर दिया गया था, जो डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैं विभिन्न विभिन्न स्पोर्ट्स के, जिनकी मीटिंग्स हुई हैं पिछले कुछ महीनों में गोवा में। तो आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगा सारे स्पोर्टिंग फेडरेशंस को और सारे जगत को, जिसकी औपचारिकता रूप पे एक लेटर भी दी जाएगी। 25 अक्टूबर 2023 से जो है इन गेम्स का शुभारंभ जो है वो करना तय हुआ है, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो 9th को होएगी, 9th ऑफ नवंबर को। सो ये एक दशहरा और दीपावली के जो बीच का जो समय है, उसमें ये गेम्स की रचना वहाँ पे की जा रही है। और हम, जैसे आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट की हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि सब प्रथम पहली बार 43 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स जो हैं वो इस नेशनल गेम्स में अब तक का इंक्लूड होने शायद हैं। सबसे बड़ा अब तक इवेंट। के सबसे बड़ा आयोजन ये रहेगा। और मैं गोवा गवर्नमेंट को, बहुत हर्ष की बात है, मैं गोवा गवर्नमेंट को अभिनंदन, उनका धन्यवाद और इस डिसीजन के लिए स्वागत भी करता हूँ कि जो उन्होंने 43 स्पोर्ट्स को इंक्लूड करने की स्वीकृति दी। पहले भी मेरा ख्याल 36 शायद वो भी गोवा को अलॉट हुए थे। कोविड की वजह से डिले हुआ, फिर पोस्टपोन हुआ, फिर गुजरात को अचानक करवाने पड़े। तो तैयारियां क्या उस तरीके से हो पा रही हैं, क्योंकि टाइम तो अब बहुत कम बचा है? देखिए, गोवा बहुत समय से तैयारियां कर रहा है। अब जब गेम्स करते हैं तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इस गेम्स के लिए उसका गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर, गोवा एक छोटा स्टेट है, एक टूरिज्म राज्य है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सॉट आफ्टर डेस्टिनेशन है। तो गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक प्रोसेस था, एक काफी समय उसको लगा। अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, या बल्कि जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तो कोविड हो गया, और फिर कोविड के बाद प्रिपरेशंस को रीबिल्ड करने में एक थोड़ा सा समय लग जाता है। तो गुजरात में ये गेम्स हुई थी, और अब संपूर्ण तरीके से गोवा अब रेडी है, और अब ये बहुत अच्छी सी गेम्स होंगी, और आईओए और गवर्नमेंट ऑफ गोवा मिल करके एक अच्छा नेशनल गेम्स का जो है 37th एडिशन करेगा। कुछ गेम्स लास्ट मोमेंट पे ऐड की गई, तो वो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं, और लास्ट अकोमोडेशन। मोमेंट पे तो कुछ गेम्स ऐसा नहीं हम कह सकते कि ऐड की गई, क्योंकि जो हमारे मेन प्रायोरिटी स्पोर्ट्स हैं वो तो उसमें थे ही। ऑलरेडी एडेड थे। और जो एडिशनल स्पोर्ट्स उसमें आई हैं, अ, और वो काफी मतलब विचार करने के बाद जो उनको ऐड किया गया है, उसमें ये भी देखा गया है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है कि नहीं। तो दो चीजें रहती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्वीकृति उस स्पोर्ट को करवाने की। तो गोवा इन दोनों में ही अब तैयार है। तो इसमें अब जो भी एडिशन हुआ है, जो इजाफा हुआ है मेन स्पोर्टिंग लिस्ट में, उसके मद्देनजर गोवा फुल्ली प्रिपेयर्ड है। एक बहुत सारे खिलाड़ियों में, कोचेज़ में भी मैं देख रहा हूँ कि खेलो इंडिया को और नेशनल गेम्स को लेके कन्फ्यूज़न है बेसिकली। क्या डिफ़रेंस क्या है दोनों में? देखिए, खेलो इंडिया एक भारत सरकार का बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और ये खेलो इंडिया जो हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स में है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये बहुत अच्छा टैलेंट हंट का एक माध्यम है। और इट इज बेसिकली फॉर टेकिंग द स्पोर्ट्स टू द डीप इंटीरियर्स ऑफ द कंट्री। उसमें अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि अगर हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स डायरेक्टली जो भी स्टेट उसको होस्ट कर रहा होता है, उस स्टेट में डायरेक्ट एंट्रीज जाती हैं फ्रॉम एथलीट्स। कुछ फॉर्मेट्स में एंट्रीज जाती हैं थ्रू दी फेडरेशंस, और फेडरेशंस उसको संचालन करती है। नेशनल गेम्स एक समागम है सारे ही स्पोर्ट्स का, सारे ही फेडरेशंस का, जो एक धरोहर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। उसका मैंडेट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को होता है
क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एपेक्स बॉडी है सारे स्पोर्ट्स की, और जो होस्ट स्टेट होता है, उसको होस्ट सिटी तो नहीं कहेंगे, पर जो होस्ट स्टेट होता है, होस्ट स्टेट इसको करवाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिल करके। टेक्निकल पार्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रहता है, और जो उसकी सारी रचना, कॉस्ट और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट रहता है वो स्टेट का रहता है। सो दिस इज ड्रिवन बाय अ पर्टिकुलर स्टेट and coordinated and technical conduct done under the supervision of IOA। खेलो इंडिया भारत सरकार का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें भारत सरकार स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू उस माध्यम से डिफरेंट स्टेट्स में ये करवाती हैं, पर उसमें जो सारा एक रचना रची जाती है वो एक पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से रची जाती है अंडर द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल गेम्स में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई रोल नहीं रहता है? नेशनल देखिए, अब नेशनल गेम्स हैं तो इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बहुत हेल्प रहती है, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हम समय समय पे हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, और जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके पास इक्विपमेंट और उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, तो फिर जहां उनकी रिक्वायरमेंट हमें लगती है हम उनसे सपोर्ट लेकर के इनको कंडक्ट करवाते उनकी हैं। फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है, कई वो जगह भी पे उनकी यूटिलाइज फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है, और इक्विपमेंट भी जो है उसका भी हम सपोर्ट उनसे मांगते हैं और उनसे लेते हैं। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी बात की, क्या अप्रॉक्स बजट क्या रहता है नेशनल गेम्स? देखिए, कंडक्ट पार्ट तो नेशनल गेम्स का अप्रोक्सीमेटली अबाउट 200-225 करोड़ के करीब का है जो है। उसके अलावा स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं आपके बताना चाहूंगा कि जब कभी कहाँ कहीं भी जब ये नेशनल गेम्स होती हैं, वो एक लेगेसी छोड़ जाती है उस स्टेट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहीं रहेगा, खिलाड़ी आएंगे, 11,000 से 12,000 एथलीट गोवा में आएंगे नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करने। 15 दिन 16 दिन की नेशनल गेम्स होंगी, जो वो खिलाड़ी हैं वो तो अपनी प्रतिस्पर्धाओं में कम्पीट करके अपने घर वापस लौट जाएंगे, पर जो लेगेसी है, जो स्टेडियम्स तैयार हुए हैं, जो वहाँ पे अरीनास तैयार हुए हैं, जो इक्विपमेंट लिया जा रहा है इस नेशनल गेम्स के लिए, वो रह जाएगी धरोहर स्टेट गवर्नमेंट की, और गोवा उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएगा अपने लेगेसी प्लान के लिए। सो अगर आज हम बात बताएं तो गोवा में, क्योंकि समुद्र तट पे इतना खूबसूरत स्टेट है, तो कोस्टल रोइंग की अगर मैं रोइंग की बात करूं तो कोस्टल रोइंग नाम की एक पहली बार एक नई प्रतिस्पर्धा ऐड की जा रही है, और उसकी बोट्स ली जा रही हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, और आने वाले समय में गेम्स के बाद वो कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से सुचारू रूप से चलता रहेगा, तो एक नई चीज ऐड वहां हो जाएगी। सिमिलरली और बाकी जो है जिम्नेजियम जिम्नास्टिक्स के लिए एक स्टेडियम जो है उसको रिफर्बिश किया गया था, जहाँ पे जिम्नास्टिक्स करवाए जाएंगे, और जिम्नास्टिक्स फेडरेशन के साथ जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, जब वो हमारे को मिले उनके डीओसीज, तो बहुत खुश थे और बड़ा हर्ष का विषय था, क्योंकि एक स्टेडियम ऐसा बन रहा है जिसमें जिम्नास्टिक्स की जाएगी। करवाया तो उसको उस पर्टिकुलर नेशनल गेम्स के ले रहा है, बट वो कहते हैं कि सर ये जो फैसिलिटी क्रिएट हो रही है ये हमारे लिए शायद भारतवर्ष में सबसे अच्छी और सबसे आला फैसिलिटी होगी जिम्नास्टिक्स के लिए, हम तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपना बनाना चाहेंगे। तो ये एक लेगेसी प्लान रहता है किसी भी स्टेट के लिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कॉस्ट है वो भिन्न भिन्न स्टेट के लिए रहती है। मान लीजिए अगर आज दिल्ली ने नेशनल गेम्स होस्ट करनी है तो दिल्ली के लिए शायद इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की थोड़ी कमी रहे, कोई ऐसा स्टेट है जो अपने आप को स्क्रैच से बिल्ड कर रहा है, जो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है और ज्यादा स्टेडियम्स बनाने हों, तो वो कॉस्ट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता है। तो आपने कहा 11-12 हजार प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे खिलाड़ी भी ऐसे होंगे जो नेशनल गेम्स देखना चाहेंगे, तो एंट्रीज क्या ओपन है, टिकटिंग है, क्या क्या ये सिस्टम बहुत रहता है? अच्छी बात है, मतलब खिलाड़ी हैं ये, तो खिलाड़ियों को तो नेशनल गेम्स और किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट्स का एक हिस्सा होना ही चाहिए। मुझे इस बात का विश्वास है कि जो नहीं उस शॉर्टलिस्ट हुए होंगे वो वैसे ही अपनी टीम को चीयर करने के लिए आएंगे। तो ये कुछ तो पासेस मिलेंगे डिफरेंट फेडरेशंस को, बाकी टिकटिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ गोवा उसकी करेगी, एंड टिकट्स मुहैया होंगी डिफरेंट स्टेडियम्स की,
और वो जा करके अपनी क्योंकि अपनी बहुत सारे प्रतिस्पर्धियां देख पेरेंट्स सकते भी हैं। ऐसे होंगे, वो भी आना चाहेंगे, देखना चाहेंगे यस, अपने बिल्कुल। बच्चों को तो खेलते उनको हुए। उनको समय आने पर जो वहाँ पे जैसे ही टिकटिंग सिस्टम्स ऑनलाइन होते हैं, ऑफ द काउंटर होगा, ऑनलाइन क्रिकेट होगा, तो दे कैन परचेज और बहुत वेलकम है वहाँ पे आएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल गेम्स जो हैं वो इस साल जो हैं वो अलग लेवल पे जाएँगी। नेशनल गेम से हट के एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, आप एफ़िलिएशन कमेटी शायद मेंबरशिप कमेटी के भी आप शायद मेंबर हैं। आईओए ने एक एफिलिएशन और डिस्प्यूट कमेटी जरूर बनाई है, बिल्कुल है, और वो कारगर कर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह साहब उसके अध्यक्ष हैं अध्यक्ष हैं। और उसमें विभिन्न विभिन्न मेंबर्स हैं जी। आप भी उसका हिस्सा हैं? मैं क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हिस्सा हूँ, तो मैं कभी कभी अपनी राय देता हूँ, पर जो कोर कमेटी है, कोर कमेटी का गठन जो है उसके मेंबर्स अलग हैं। कुछ ऐसा है कि जो आईओसी से रिकॉग्नाइज़ फेडरेशन या स्पोर्ट्स हैं, उनको फ्यूचर में कहीं मेंबरशिप एफ़िलिएशन देने का कुछ प्रोग्राम है? मेंबरशिप देखिए एक सब्जेक्ट है। मेंबरशिप कई पहलू खोलती है। एसोसिएट मेंबरशिप, मेन इलेक्टोरल कॉलेज की मेंबरशिप। सो इसमें अभी ये विचाराधीन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। समय आने पर हम लेंगे इस पे निर्णय और मेंबरशिप्स के लिए। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का मैंडेट मेंबरशिप से बियॉन्ड का है। मेंबर आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हैं या नहीं हैं, उससे स्पोर्ट्स की गतिविधि को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एशियन गेम्स को अगर आप देखें, जो आने वाली एशियन गेम्स हैं, इस आने वाली एशियन गेम्स में जितनी भी स्पोर्ट्स जा रहे हैं जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हिंदुस्तान के झंडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस देश की धरोहर हैं। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उन तमाम स्पोर्ट्स को जिनका वहाँ पे कंपटीशन होगा, उन सभी को प्रमोट कर रहा है, उन सभी को एक किस्म से रचना रच रहा है। बात हो रही है ओसीए के साथ, और वो सभी स्पोर्ट्स जो हैं, चाहे वो आईओए के मेंबर हैं या नहीं है, उनको उस जगह पे ले जाना और एक अच्छा स्पोर्टिंग स्पेक्टाकल में उनको हर टाइप की सुख सुविधा प्रोवाइड की जाए, वो आईओए सुनिश्चित करेगा। आपने नेशनल गेम्स की बात करी, हम बात करते हैं 43 स्पोर्ट्स जो नेशनल गेम्स में है। उस 43 स्पोर्ट्स में बहुत सारी स्पोर्ट्स ऐसी हैं जो आईओए की मेंबर नहीं है, ठीक है। परंतु वो नेशनल गेम्स के प्रोग्राम में है, क्योंकि आईओए का जो मैंडेट है वो इस सब से ऊपर उठ करके है। सो आपने बहुत मेंबरशिप होना या ना होना आईओ मतलब आईओए की, सभी एक किस्म से आईओए के ओपन मेंबर हैं जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो स्पोर्टिंग फेडरेशंस हैं। सो हमारा काम उनको प्रमोट करना है, हमारा काम उनको आगे ले जाना है। ये आपने बहुत बड़ी बात की और बहुत अच्छी बात की। मैं सभी फेडरेशंस को चाहूँगा कि इस पे नोट लें। आपने जैसे कहा कि आईओए का मैंडेट जो है वो मेंबरशिप से बढ़ के है। हम देख रहे हैं जैसे बहुत सारी फेडरेशंस में डिस्प्यूट 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 फेडरेशन है। क्या कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ प्रोग्राम चलाया जा सकता है ट्रेनिंग का, उससे रिलेटेड कुछ के भाई फेडरेशंस जो हैं वर्किंग कैसे करें? आज बहुत सारे इंडिया में 100, 150, 200 फेडरेशन होंगे, कोई भी फेडरेशन बनाता है, नई गेम बनाता है, फेडरेशन शुरू हो जाती है। थोड़े टाइम बाद डिस्प्यूट होती हैं, 2, 3, 4 हो जाती है। तो क्या ऐसा संभव है कि कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा कुछ बनाया जाए उन देखिए, चीज़ों को? इसमें तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि प्रथम तो मैं कहूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे सबको, कि जो स्पोर्ट्स का जो बेसिक आधार होता है, जो हम स्पोर्ट्स कहते हैं, हम कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, और हम कहते हैं कि स्पोर्ट एक सूत्र में बांधता है ह्यूमन बींग्स को और कम्युनिटीज को। सो किस कारणवश मतभेद होते हैं, कई कई फेडरेशंस में ये दिक्कतें हैं कि कई फेडरेशंस में मतभेद हैं, कई फेडरेशंस अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें प्रयास जरूर ये रहता है कि स्पोर्ट का किसी तरीके से नुकसान ना हो, सबसे बड़े एथलीट्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, ना। और एथलीट्स को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस मिले और उनको प्रॉपर खेलने का मौका मिले और उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। इसमें आईओए काफी कदम उठा रहा है, काफी इस पे विचार कर रहा है। आपको जैसे पता है, हाल फिलहाल में कुछ स्पोर्टिंग फेडरेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो एडहॉक कमिटीज भी फॉर्म की गई हैं। वो इसलिए की गई हैं ताकि स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों का कोई नुकसान ना हो, और खिलाड़ी जो हैं उनको भी किसी तरीके की ना कोई कंफ्यूजन न रहा, ना कोई कमी रहे। कुछ जगहों पे अगर कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, तो ऐसा भी है कि ये भी विचार है कि कुछ स्पोर्टिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए आईओए
एक गठन किया जाए, एक सिलेक्शन कमेटी का जो सिलेक्शन ट्रायल्स कराए और फिर उन बच्चों को जो है फेयर सिलेक्शन का मौका मिले और फिर वो जाकर के अपने अपने स्टेट को या भारतवर्ष को जाकर के रिप्रेजेंट करेंगे। खेलें और रिप्रेजेंट करें। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड फेडरेशंस को आईओए से जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारी सपोर्ट मिल रही है एंड उसे बढ़ चढ़ करके ही मिल रही है सपोर्ट, ताकि किसी भी तरीके से हम ये देखना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन का कहीं कहीं कोई उनको क्षति या उनको हानि ना पहुंचे। फेडरेशंस के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने आप को कैसे सुचारू रूप से चलाती हैं और अगर कहीं रिक्वायर्ड हुआ और अगर कुछ कड़े कदम उठाने हो तो उस पर आईओ तत्पर तैयार है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज दो चीज़ें मैं फिर से बोलना चाहूँगा इम्पोर्टेंट जो है, एक तो जो है वो अमिताभ जी ने डेट्स जो नेशनल गेम्स की हैं वो डेट्स बताई, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो मेंबरशिप से हट के जो नॉन मेंबर भी हैं उनके साथ भी मिलके काम करना चाह रही है। जैसे उन्होंने बताया कि नेशनल गेम्स में कुछ नए गेम्स ऐसे एज ए डेमो स्पोर्ट भी जोड़े गए, सो दैट कि उनको एक्सपोजर मिले और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट के बच्चों को भी खेलने का मौका मिले। तो अमिताभ जी, हमारे साथ जुड़ने का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएँ। आपके धन्यवाद। जो नेशनल गेम्स हैं बहुत बढ़िया इंतज़ाम हमारे को देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे टूर्नामेंट देखने को मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।